हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नोलॉजी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके साथ परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार और निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में अध्ययन पे हम देखते हैं। यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, परिसीमन आयोग यानी कि जिस आयोग के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा से ड्रॉ किया जाता है, यानी कि उनको पुनर्गठन दोबारा से किया जाता है, उसी हम आयोग को, जो कि इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र आयोग होता है, उसी को हम डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। और इस कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका जो पर्पज़ होता है उसको रीड्राइंग द बाउंड्री ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। और इसके अलावा इसका दूसरा काम ये भी होता है कि ये कौन सी सीटें एससी के लिए रिजर्व होंगी, कौन सी सीटें एसटी के लिए रिजर्व होंगी, इसका काम भी इसी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो है कि हमको जब हम एससी या एसटी के लिए सीटें निर्धारण करते हैं, तो इसमें हम एक बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एससी की सीटें पूरे देश में बिखरी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से हमको इन सीटों को जो आरक्षित रहती हैं, उनको रोटेशन वाइज एक जगह से दूसरी जगह प्रत्येक चुनाव में बदलना होता है। तो ये सारे काम डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वुमेंस के लिए भी, ये भी कई बार डिस्कस किया जा चुका है। इसके बारे में भी डिलिमिटेशन कमीशन से कई रिकमेंडेशन ले ली गई हैं। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस प्रकार से रिजर्वेशन क्यों किया जाता है आरक्षित सीटों को। तो यहाँ पे देखेंगे जो FPTP सिस्टम था, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, जो भी कैंडिडेट हाईएस्ट वोट रखता था उसी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता था। लेकिन जो वीकर सोशल ग्रुप होते हैं, उनके लिए ये मेथड बहुत ही डिसएडवांटेज का हो सकता है, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है, तो वो हो नहीं सकता कि उसको हाईएस्ट वोट मिले और वो जो है कि इलेक्शन बड़ी आसानी से जीत पाए। तो ऐसे के लिए फेयर एंड प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन के लिए, ऑपरेस्ट कम्युनिटी के लिए हमने ये रिजर्व सीटों का प्रावधान किया था। लेकिन इससे पहले, स्वतंत्रता से पहले आप देखोगे तो सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात की गई थी। इसमें ये भी कहा गया था कि जो ऑपरेस्ट कम्युनिटी हैं, जैसे SC एंड ST हैं, तो इनके लिए अलग से, यानी कि इन्हीं कैटेगरी के लोग अपने व्यक्ति को चुनेंगे, यानी कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि विभिन्न अलग से ही इनको मताधिकारी मान लिया गया था। यानी कि एक ही कम्युनिटी के लोग सिर्फ अपने एक ही व्यक्ति को चुनेंगे। लेकिन इसको जो है कि एक डिवीजन का रूप माना गया था। इसको भारत के संविधान निर्माताओं ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके लिए उन्होंने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया कि हम जो है कि सीटों को रिजर्व कर देंगे। इस पर यह फिक्स रहेगा कि जो चुनाव कंटेस्टेंट करेगा, यानी कि जो चुनाव लड़ेगा वो व्यक्ति, उसके लिए सीट फिक्स रहेगी और उसके लिए वोट कोई भी दे सकता है, लेकिन सीट हमेशा फिक्स रहेंगी। तो इस प्रोविज़न के आधार पर इस प्रोविज़न को 10 साल के लिए शुरुआत में लागू किया गया था, लेकिन इसको अमेंडमेंटों के द्वारा फर्दर 2020 तक इसको लागू कर दिया गया और भविष्य में ये अभी जैसा कि संभावना है बढ़ता रहेगा। तो इसके थ्रू क्या किया गया था, टोटल 543 सीटों में से 84 सीटें SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए फिक्स की गई थी और 47 सीटें आपकी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दी गई थी। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन करने के द्वारा भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार की जो ऑपरेस्ट कम्युनिटी थी उनका एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन भारत की पार्लियामेंट में किया। और यह सिर्फ भारत की पार्लियामेंट में ही नहीं, बल्कि आप स्टेट असेंबली में भी इसी प्रकार के रिजर्वेशन भारत सरकार के द्वारा संविधान में प्रावधान करके दिए गए हैं। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपकी देख सकते हो कि जनरल कंस्टिट्यूंसी है वो वाइट में है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि SC की जो कंस्टिट्यूंसी हैं वो आपकी देखो दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ पर जैसे कि मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं न कहीं फैंकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप जो ST की हैं, ST की कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पूरी की पूरी ST की हैं। जो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ दोगे ST की मिल जाएंगी, क्योंकि ST के लोग कहीं ना कहीं ग्रुप में रहते हैं। जिस जो आप देख सकते हो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ST। और यहाँ पर जो ट्राई जंक्शन है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तो यहाँ पर भी बहुत सारे ST पाए जाते हैं। इधर मिडिल MP में भी बहुत सारे ST पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ST की सीटें कहीं ना कहीं लोकलाइज रहती हैं, लेकिन हमको जो SC की सीटें होती हैं उनको हमें बार बार डिफरेंट लोकेशन पर लोकेट करना होता है। और ये सारे काम डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। चलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं।
आगे की स्लाइड देखते हैं। इसमें है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसके थ्रू जो भारत के संविधान निर्माता थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जितने भी आपके एडल्ट सिटीजन होंगे हमारी कंट्री के, वो सारे एलिजिबल होंगे इलेक्शन में वोट देने के लिए। इसी व्यवस्था को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कई कंट्रियों ने विमेन के द्वारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया, इसके बावजूद ही वो इस अधिकार को पा पाई थी कि उनके द्वारा भी वोट दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो 1989 तक सिर्फ 21 साल की एज वाले व्यक्ति को ही अडल्ट माना जाता था। लेकिन इसके बाद में जो अमेंडमेंट हुए 1989 में अमेंडमेंट हुआ और इसकी उम्र घटा करके 18 साल हो गई। तो ये सारे प्रिंसिपल हो गए आपके। देखो यहाँ देख सकते हो राइट टू इक्वलिटी है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस, रिलीजन। किसी के बेसिस पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो 18 साल की उम्र से जो भी का व्यक्ति है उसको वोट देने का संपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन लोगों को इस मताधिकार को अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के संविधान निर्माता को विश्वास था कि हमारे अनपढ़ व्यक्ति भी, क्योंकि उस हमारे मैक्सिमम लोग अनएजुकेटेड थे, लेकिन उनको विश्वास था कि हमारे अनएजुकेटेड लोग भी समाज की भलाई के बारे में जानते हैं कि किस व्यक्ति को वोट देना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे कि जो व्यवस्था हमारी वोट देने वाले के लिए ट्रू है वही सारे नियम हमारे कंटेस्टेंट यानी जो चुनाव लड़ेगा उसके लिए भी ट्रू है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जो एज है उसके लिए, जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए एज 25 निर्धारित की गई है। और इसके अलावा ये भी निर्धारित किया गया है कि जो व्यक्ति को 2 साल का है, 2 साल या 3 साल की जेल हो चुकी है या उसको कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल प्रूव कर दिया गया है तो वो व्यक्ति भारत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, परिसीमन आयोग और आरक्षित सीटें। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम इसी के नेक्स्ट सीडी में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आपको इस पीपीटी का आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।